हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में या फिर हम कहें आज से हम ईथर स्टार्ट करेंगे और आज ही इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें हमें केवल एक मेथड पढ़ना है, विलियमसन की आबरल या निरंतर ईथरीकरण विधि, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यही हम कंप्लीट करेंगे। बट इसके पहले हम ईथर को समझेंगे कि ईथर कितने टाइप का होता है ना। मोनो ईथर, पॉलो ईथर, ये क्या होता है, ये चीजें मतलब टोटली बात करें तो ईथर का हम वर्गीकरण पहले समझेंगे, है ना, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले भी निकलते हैं जो आपको आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम ईथर को। तो इससे पहले दोस्तों, यदि हम एल्किल समूह की बात करें तो हमें तो ये पता ही है, एल्किल समूह होता है R। ठीक है, जिसके साथ में हम CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, ये एल्किल समूह की जगह। ठीक है, और इन्हीं को दोस्तों हम बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक। ठीक है, ये जो आपका एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह को हम बोलते हैं एलिफेटिक। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम एरिल की बात करें। किसकी बात करें? एरिल की बात करें तो एरिल जो समूह होता है वो बेंजीन समूह होता है। तो ये आपको ये बेंजीन समूह दिख रहा है, ये जो बेंजीन समूह होता है एरिल समूह, या फिर इसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं, या फिर इसको हम फेनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। ये बेंजीन बोलते हैं। तो इतना चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ईथर पे कि ईथर होता क्या है आखिर में। ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई, जब ऑक्सीजन परमाणु के साथ, देखो ये ऑक्सीजन परमाणु है, आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु को ही हम बोलते हैं ईथर। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा ईथर समूह है। कौन सा समूह है? ईथर समूह है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं या करके ओ डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी कंडीशन में। तो आगे बढ़ूं। ठीक है, तो यदि मैं ईथर की परिभाषा बोलूं तो परिभाषा ऐसी हो जाएगी कि देखो यहाँ पर हम एल्किल समूह जोड़ सकते हैं। क्या? देखो हम दोनों जगह एल्किल समूह जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब दोनों जगह हम एरिल समूह भी जोड़ सकते हैं, मतलब दोनों जगह हम बेंजीन भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ओ सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब इसमें दो समूह जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो दो समूह है वो एल्किल भी हो सकते हैं और वो दो समूह हैं एरिल भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एल्किल एक एरिल भी हो सकता है। समझ गए ना? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि ऑक्सीजन परमाणु के साथ, जो आपका ऑक्सीजन परमाणु दिख रहा है, यदि ऑक्सीजन परमाणु के साथ दो एल्किल समूह, दो एल्किल समूह, ठीक है, या दो एरिल समूह, दो एरिल समूह मतलब रिंग वाले समूह, ठीक है, या एक एल्किल एक एरिल समूह जुड़ा होता है, तो इसे हम ईथर कहते हैं। ठीक है, अब ईथर के एग्जाम्पलों की बात कर दी जाए तो यहाँ पर आर आर जोड़ सकते हो। ठीक है, अब लेकिन ये एग्जाम्पल हम अभी नहीं बता रहे, हम इसका जो वर्गीकरण करा रहे हैं ना, उसमें हम इसके एग्जाम्पल आपको बताएंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ जाओ, है ना। तो दोस्तों, यदि हम ईथर के वर्गीकरण की बात करें, है ना, तो हमारा जो ईथर है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है, एक हमारा होता है एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर, और दूसरा हमारा होता है एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। ठीक है, ये हमारा दो प्रकार का होता है। एलिफेटिक में एल्किल समूह होंगे केवल, और एरोमेटिक में केवल रिंग वाला समूह होगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि रिंग और एल्किल दोनों हो सकते हैं इसमें, है ना, तो दोनों एल्किल भी हो सकते हैं और एक एल्किल और एक एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो एलिफेटिक होता है इसको ही हम बोलते हैं एल्किल, यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्किल। ठीक है, तो जो एलिफेटिक ईथर होता है मेरे भाई, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है सरल ईथर,
सरल ईथर, और दूसरा होता है हमारा मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर, ठीक है, मिश्रित ईथर, ठीक है। इस सरल ईथर को होता है हम मोनो भी बोलते हैं, जो सरल ईथर होता है इसको हम मोनो भी बोलते हैं, और मिश्रित को हम बोलते हैं पॉली, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, है ना। अब एरोमेटिक ईथर की बात करें, है ना, तो एरोमेटिक ईथर का कोई प्रकार नहीं है, बस यही है एरोमेटिक ईथर, बस एरोमेटिक को ही हमें समझना है, ठीक है। तो पहले हम सरल ईथर की बात कर लें, है ना। तो क्या होता है मेरे भाई, यदि ऑक्सीजन परमाणु के साथ, जो आपका ऑक्सीजन परमाणु है, यदि इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ दोनों समान समूह जुड़े हैं, मतलब दो समूह तो ये अपने आप में जोड़ेगा, तो यदि दोनों समान समूह जुड़े हैं तो उसे हम बोलते हैं सरल ईथर, है ना। जैसे मान के चलो इस तरफ भी CH3 जुड़ा हो और इस तरफ भी CH3 जुड़ा हो, तो देखो दोनों तरफ समान प्रकार के समूह जुड़े हैं, तो इसे हम बोलेंगे सरल ईथर, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, देखो ये मैथिल और ये मैथिल, है ना, तो मैथिल मैथिल, या फिर इसको डाई मैथिल ईथर बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैथिल मैथिल हम बोलेंगे तो इससे अच्छा है कि डाई मैथिल बोल दो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, डाई मैथिल, ठीक है, और ये ईथर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोनों साइड, है ना, C2H5 और C2H5 भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों साइड यदि मतलब दोनों तरफ यदि सरल समूह या फिर एक जैसे समूह जुड़े हैं, है ना, तो उसे हम बोलते हैं सरल ईथर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब ऑक्सीजन परमाणु के साथ समान समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सरल ईथर, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो ये भी एथिल और ये भी एथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, समझ गए आप, ठीक है। तो ये सरल ईथर होता है, ठीक है। अब यदि मिश्रित ईथर की बात करें मेरे भाई, तो मिश्रित ईथर ऐसा होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे एक जगह CH3 जुड़ जाए और एक जगह C2H5 जुड़ जाए, ऐसा, है ना, जैसे हमने लिख दिया, ठीक है, ऐसा, इस तरफ मैंने जोड़ दिया CH3 और इस तरफ मैंने जोड़ दिया C2H5, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मैथिल, और ये क्या है, एथिल, और ये क्या है, ईथर, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल, एथिल, और ये ईथर, ठीक है। तो ये मिश्रित है, इसमें एल्किल दो प्रकार के हैं ना, तो ये अलग अलग प्रकार के समूह जुड़े हैं, तो ये हमारा कहलाता है मिश्रित, है ना। तो मैथिल ये है और एथिल ये है और ये ईथर है, तो मैथिल एथिल ईथर, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं C2H5O C2H5, ठीक है। तो एथिल एथिल, तो दो बार नहीं बोलना, नो नो नो, ये मिस्टेक हो गया मेरे भाई, है ना। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, CH3 लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल, और ये मैथिल, और ये ईथर, तो एथिल मैथिल ईथर, ठीक है। तो ये मिश्रित ईथर है ना। तो इतना याद रखना, जब एक ही प्रकार के समूह जुड़े हैं तो सरल, और जब अलग अलग प्रकार के समूह जुड़े हैं तो मिश्रित, ओके। अब एरोमेटिक की बात करें, तो एरोमेटिक ईथर ऐसा ईथर होता है जिसमें एरल समूह होता है। कौन सा समूह होता है, एरल समूह होता है। अब एरल समूह क्या होता है, बेंजीन होती है, ठीक है। तो ये जो बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, और इसके ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, O, और एक हमने जोड़ दिया CH3, है ना। तो एरोमेटिक ईथर में रिंग होनी चाहिए, मतलब जो बेंजीन रिंग है वो होनी चाहिए एरोमेटिक में, ठीक है। तो इतना याद रखना। तो देखो ये क्या है, बेंजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल भी बोलते हैं, और ये क्या है, मैथिल, और ये क्या है, ईथर, तो क्या हो जाएगा, फेनिल मैथिल ईथर, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल मैथिल, और ये ईथर, ठीक है। तो ये हमारा फेनिल मैथिल ईथर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, और भी हम लिख सकते हैं ना। अब जैसे दोनों एरोमेटिक समूह हो सकते हैं, मतलब दोनों रिंगें हो सकती हैं, है ना। तो जब दो रिंगें होंगी तो ये कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, एक रिंग ये हो गई, है ना, और सॉरी एक मिनट, ओ जोड़ना है, ठीक है, ये ओ जोड़ दिया, ठीक है, और एक रिंग हमारी ये हो गई, ठीक है। तो देखो अब ये जोड़ा है तो ईथर है, ठीक है। अब ये क्या है, फेनिल, और ये भी क्या है, फेनिल, तो फेनिल फेनिल ईथर, तो इससे अच्छा है कि आप इसको क्या बोल दो, डाई फेनिल
और ये ईथर, डाइफेनिल ईथर। इससे अच्छा है कि आप डाइफेनिल ईथर बोल दो, तो ये डाइफेनिल ईथर हुआ, है ना। तो दोस्तों ये ईथर का वर्गीकरण हुआ और ये बिल्कुल सिंपल था, कोई ज्यादा इसमें कुछ वो नहीं है ना, सिंपल है, ठीक है। तो इतना आप याद रखना। अब ईथर का वर्गीकरण के करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है उसको करते हैं। दोस्तों अब हम ईथर से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जो है हमारा विलियमसन की आबरल या निरंतर, आबरल या निरंतर मतलब एक कंटिन्यू ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो आबरल या निरंतर ईथरीकरण विधि, मतलब विलियमसन की आबरल या निरंतर ईथरीकरण विधि में हम ईथर कैसे प्राप्त करते हैं ये चीज हम समझेंगे, ठीक है। तो इस मेथड में, इस विधि में मेरे भाई होता क्या है कि इसमें हमें ईथर बनाना है यदि, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इसमें जो अल्कोहल है उसकी अधिक मात्रा लेनी होती है, ठीक है। अल्कोहल की हमें अधिक मात्रा लेनी होती है और अल्कोहल की अधिक मात्रा की हम क्रिया कराते हैं H2SO4 से, इस H2SO4 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है। तो मेरे भाई ये अब 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर अल्कोहल की अधिक मात्रा लेकर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो ये जो अभिक्रिया है 2 पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं पहले पहला पद, ठीक है। तो ये हमारा पहला पद है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पहला पद, ठीक है। तो पहले पद में मेरे भाई क्या होगा कि जो आपको अल्कोहल दिख रहा है ये H2SO4 के H से क्रिया करेगा, मतलब जो H2SO4 है क्या हम इसको HSO4 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि H2 है तो ये H है ना। तो जब ये आपस में क्रिया करेगा तो क्या होगा, ये जो H है इस OH के साथ क्रिया करके H2O को कर देगा बाहर, H2O को कर देगा बाहर, तो H2 हो गया बाहर, ठीक है। इसके बाद जो HSO4 है वो इससे क्रिया कर जाएगा, है ना, और इससे क्रिया करके बना देगा CH3CH2 और ये HSO4, ठीक है, एथिल बाई सल्फेट, ये हमारा बन गया एथिल बाई सल्फेट, ठीक है, ये जुड़ गया। अब ये हमारा पहला पद हुआ। अगले पद में देखो हमने क्या किया, इसमें अल्कोहल की अधिक मात्रा ली है, अल्कोहल की अधिक मात्रा ली है, तो आगे जो एथिल बाइसल्फेट बना है मेरे भाई ये फिर से अल्कोहल से क्रिया करेगा, फिर से किससे क्रिया करेगा? अल्कोहल से क्रिया करेगा, ठीक है। तो आप देखो इधर, ठीक है, तो ये हमने ले लिया दूसरे पद में CH3CH2HSO4, ये एथिल बाइसल्फेट हमने ले लिया, ठीक है। ये जो एथिल बाइसल्फेट है ये क्या करेगा, फिर से अल्कोहल से क्रिया करेगा, मतलब फिर से CH3CH2OH से क्रिया करेगा, ठीक है। तो हम अब इसको लिख ले रहे हैं उल्टा, ठीक है, OH हमने ये लिख लिया है ना, और CH2 और CH3 हमने लिख दिया ये, ओके, है ना। तो ये फिर से क्रिया कर रहा है क्योंकि अल्कोहल की हमने अधिक मात्रा ली है, तो जब ये फिर से क्रिया करेगा तो मेरे भाई क्या होगा, ये जो H है ना, इस HSO4 के साथ मिलकर बना लेगा H2SO4 और ये H2SO4 हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, देखो CH3CH2, क्या इसको हम C2H5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो CH3CH2 इधर बचा, अब इधर पे हमारे के पास क्या बचा, O, और इधर से CH2CH3, तो ये O और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। तो या हम कैसा लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C2H5 और ये O और ये C2H5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है ये क्या है, एथिल, और ये क्या है, एथिल, तो एथिल एथिल हो गया 2 बार, तो डाई एथिल ईथर बन गया ये, है ना, ये क्या बन गया हमारा, डाई एथिल ईथर बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया, ठीक है। और H2SO4 हो गया बाहर। देखो हमें ईथरीकरण विधि वाला विलियमसन की जो हमें विधि बताती है वो किसके बारे में बताती है, ईथर को बनाना बताती है, तो हमने ईथर बना लिया, लेकिन इसमें जो H2SO4 है वो फिर से बन गया। देखो हमने H2SO4 की सहायता ली, H2SO4 से हमने इसको बनाया और जो H2SO4 इसको बना गया और फिर से यही का यह बन गया,
इसमें हम देख पा रहे हैं। तो मतलब दोस्तों इससे ये चीज सिद्ध हो रही है कि जो H2SO4 फिर से बन जाता है। इससे ये चीज हो रही है सिद्ध कि जो फिर से बना H2SO4 है फिर से एल्कोहल से क्रिया करेगा, फिर से ईथर को बनाएगा, फिर प्राप्त हो जाएगा, फिर से एल्कोहल से क्रिया करके फिर ईथर को बनाएगा, फिर प्राप्त हो जाएगा, फिर से एल्कोहल से क्रिया करके ईथर को बनाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस है ना कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक पूरा एल्कोहल ईथर में परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसीलिए हम इसे बोलते हैं अविरल या निरंतर, मतलब लगातार चलने वाली मेथड या ईथरीकरण विधि। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो अब ये हमारा कौन सा पद है? दूसरा पद है। ये हमारा दूसरा पद है। ठीक है, ये हमारा पहला पद। ठीक है, अब इसको हमें कैसे क्या हमारी कॉपी में एडजस्ट करना है तो उसको समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब आप इसकी पूरी थ्योरी समझ लो कि आपको कैसे कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इस विधि में ईथर को एल्कोहल की अधिक मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके बनाया जाता है। ठीक है, तब ये अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। तो आपको ये दो पद बना देना है। ठीक है, इसके बाद में हमें यहां से H2SO4 फिर से प्राप्त हुआ, मतलब ये फिर से एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाएगा? ईथर बनाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लिखोगे? इसके बाद लिखोगे उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है जो एथिल एल्कोहल को पुनः ईथर में बदल देता है। इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है। इसलिए इस विधि को विलियमसन की अविरल या निरंतर ईथरीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं और इसी की जो थ्योरी है, मतलब जो हमने समझा है, इसी को हम डायग्राम में समझते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो तो समझते हैं। तो दोस्तों ये विलियमसन की ईथरीकरण विधि का डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या क्या है पहले ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें दिख रहा है एक गोलपेंदी का फ्लास्क है। ये हमारा जल ऊष्मक है, मतलब इसमें जल भरा हुआ है और उसमें हम इस फ्लास्क को रखकर गर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा बर्नर लगा हुआ ये स्टैंड है, ये संघनित्र है, ये जल पात्र है। ठीक है, और ये ईथर वाला पात्र है जिसमें हमें ईथर को भरना है। ठीक है, इसमें एक फनल लगी हुई है, आपको ये दिख रही है ना, ये फनल लगी हुई है ये वाली। ठीक है, ये वाली एक फनल है और यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका थर्मामीटर, जहाँ से हम ताप को याद रखेंगे कि मतलब ताप हमारा यदि ज़्यादा हो गया तो उसको फिर हम गर्म करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा चित्र का वर्णन हुआ। अब इसमें कैसे क्या बनता है उसको समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे, जो आपका गोल पेंदी का फ्लास्क है, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हम लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ओके, ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फनल की सहायता से, आपको ये फनल दिख रही है, इस फनल की सहायता से ऊपर से हम धीरे धीरे, मतलब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में एथिल अल्कोहल को डालते रहेंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल को डालते रहेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आपको फ्लास्क दिख रहा है गोल पेंदी का, इस फ्लास्क को हम इस जल ऊष्मक पर रखकर बर्नर द्वारा हम गर्म करेंगे, है ना। तो बर्नर द्वारा हम जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर बनेगा। ठीक है, ऐसा कहें हम ईथर की बात बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो ईथर बनेगा, तो जो ईथर है इस संघनित्र से होते हुए इस जल पात्र में रखे इस पात्र में एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे भाई ईथर को हम बना सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आपको इसमें मैंने समीकरण में बताया था कि ईथर बन जाएगा और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसमें जितना भाग लिया था, ये फिर से सल्फ्यूरिक अम्ल उतना ही फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमने पहले लिया था उसकी मात्रा में कमी नहीं होगी, क्योंकि
जितना भाग लेगा उतना फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये फिर से क्या करेगा, ऊपर से जो एल्कोहल आता रहेगा और ये आपस में क्रिया करते रहेंगे और ये आपस में क्रिया करके ईथर को बनाते रहेंगे। ये क्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, क्योंकि इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना वो फिर से बन जाता है ना, तो ये कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए हम बोलते हैं इसको आविरल या निरंतर या ईथरीकरण विधि विलियमसन की। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये पूरा सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।